नमस्कार, माय नेम इज़ डीके और ये हमारी ज्योग्राफी की छठी क्लास है। इससे पहले हम 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, हमने जो कल पढ़ा था वहाँ से आगे का जो पार्ट है वह जो हमारी क्लास थी कल, वो ज्योग्राफी में उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश को समाप्त कर चुकी थी, जिसमें हमने हिमालय का वैज्ञानिक रूप से किस तरीके से अध्ययन करते हैं, समांतर श्रेणियों के रूप में किस तरीके से करते हैं और प्रादेशिक आधार पर उसका अध्ययन किस तरीके से करते थे, लगभग सभी विशेषताएं हम वहाँ देख चुके थे। अब हमारा जो पढ़ने का पार्ट है, क्योंकि देखो मतलब भारत के सबसे उत्तर में अगर आप देखोगे तो हिमालय है, उसके जस्ट नीचे आपको मैदान देखने को मिलेंगे। तो हमारे अध्ययन का तरीका भी यही रहेगा कि हम उत्तर से शुरू करते हुए मैदानों तक पहुँचेंगे और मैदानों के बाद हमारी जो क्लास होगी वो प्रायद्वीपीय भारत की क्लास होगी। एक सिस्टमेटिक ढंग से हमारी क्लास चल रही हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देख लें, तो आपको यहाँ बहुत मज़ा आएगा। और बहुत कम वीडियोस में बहुत कम टाइम पीरियड में मैं चीज़ें कवर कर रहा हूँ और ये लगभग यूपी पीसीएस तक के एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। लगभग सभी वनडे एग्ज़ाम में ये एकदम कारगर है। यूपीएससी का एग्ज़ाम बड़ा एग्ज़ाम होता है, उसमें थोड़ा थ्योरेटिकल लिखना होता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये कलाकारी है कि वो इन फैक्टों के जरिए आंसर भी फ्रेम कर सकता है, तो उसके लिए भी ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब इन क्लासों से वह अच्छा रिवाइज कर सकता है। तो हमारी जो क्लास है, आगे का जो क्रम है, हम वहीं पर आते हैं, वह है उत्तर के विशाल मैदान। देखिए, जब हम उत्तर के विशाल मैदान की बात करते हैं तो उत्तर के विशाल मैदान हैं, उनके परिचय को हम सबसे पहले जानेंगे कि जब हम मैदानों की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है, मतलब मैदानों से मेरा तात्पर्य क्या है। देखिए, आप समझिए बात को। जैसे ये यूरेशियाई प्लेट थी, मैं बार बार कहता हूँ, ये बात आपको रट भी गई होगी कि यूरेशियाई प्लेट थी। जब भारतीय प्लेट इससे टकराई, देखो ये भारतीय प्लेट थी, वैसे तो ये जो है ना नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो रही थी। ये प्रायद्वीपीय भारत है और प्रायद्वीपीय भारत दिखाई देता है बाहर, जबकि ये वाला जो भाग है ये पानी के अंदर डूबा होता है। और जब ये प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई, टकराने के बाद ये वाला भाग पहले टकराया, और जब ये भाग पहले टकराएगा तो देखिए ये प्लेट जो है ना थोड़ी तिरछी हो जाएगी ऐसे, और ये वाला जो झोल बना हुआ है, ये वाला झोल, यहीं पर तैथिस सागर के अवसाद थे। और जैसे ही यहाँ पे टकराएगी तो वलन की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ पे बहुत सारे अवसाद ऊपर की ओर उठेंगे और जो सबसे ऊपर उठेगा वो ग्रेट हिमालय होगा। और जो मिट्टी है इन झोलों को भरना शुरू होगी, झोलों को भरना शुरू करेंगे, क्योंकि हिमालय से बहुत सारी नदियाँ भी गुजरना शुरू होंगी और नदियाँ अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं। वह बहुत बड़े पैमाने पर कटाव करती हैं और अपने साथ मिट्टियाँ लेकर आती हैं। और जब इस झोल में इस मिट्टी को भर दिया जाएगा तो यहीं पर भारत में विशाल मैदानों का निर्माण होगा। तो यही इसका परिचय है जो मैंने अभी आपको समझाया है। जैसे यहाँ पे आपको बड़े बड़े जो तंत्र हैं, जैसे सिंधु नदी तंत्र है, मैं इसकी सहायिकाओं को इसमें जोड़ के देख रहा हूँ। सिंधु की जो सहायिकाएं हैं, जैसे चेनाब है, रावी है, सतलुज है, व्यास है, इसी तरह गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। और ये हमारे पास जो नदी है इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र की भी बहुत सारी नदियाँ मैदानों का निर्माण करती हैं। और इसका योगदान भारत में असम के मैदान को लेकर होता है। तो असम के मैदान जो होते हैं उनका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। तो इसका मतलब ये नदियां जब अपने साथ पानी के साथ साथ बहुत सारी चट्टानों को तोड़कर बहुत सारा अपरदन करती हैं, कटाव करती हैं, उनके द्वारा जो हमारे पास अवसाद, उनको बोलते हैं अवसाद हिंदी में, जो अवसाद लेकर वे आएंगी, उन अवसादों को इस झोल में जब वे डाल देंगी तो इससे उत्तर के विशाल मैदान बनेंगे। और इनका विस्तार, अब हमें जो है ना इनका विस्तार समझना है, कहाँ से कहाँ तक है, मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा कि आपको उत्तर के विशाल मैदान का ज्योग्राफिकल अच्छी तरीके से आइडिया हो जाए, कहाँ से कहाँ तक ये विशाल मैदान हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्ट से वेस्ट तक। पहले तो मैं आपको बात बता दूँ कि जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है और ये प्रायद्वीपीय भारत में ये हमारे पास हिमालय है। तो हिमालय के जो पर्वत पदीय, मतलब पर्वतों के जो सबसे लास्ट के दक्षिण के जो पॉइंट है पर्वत पदीय, जैसे शाकुंभरी अगर आप गए हैं तो शाकुंभरी वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये पर्वत पदीय क्षेत्रफल हैं। इस पर्वतीय
क्षेत्रफल के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले ही हैं भारत के विशाल मैदान। और इन विशाल मैदानों की जब हम लंबाई की बात करते हैं तो ये फैले हुए हैं यहाँ पे। अगर आप पश्चिम में देखोगे तो राजस्थान आपको पश्चिम में देखने को मिलेगा, और पूर्व में जैसे हम पूर्व की बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक ये देखने को मिलेगा। तो राजस्थान से अरुणाचल प्रदेश तक इसकी जो टोटल लंबाई है मैंने लिखा हुआ है 3200 किलोमीटर है, जबकि हमारे पास हिमालय की टोटल लंबाई मैं बता चुका हूँ वो 2500 किलोमीटर था, और इसकी जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है। फिर हम इसकी औसत चौड़ाई की बात करते हैं तो देखिए, जब हम इसकी औसत चौड़ाई, औसत का मतलब है कहीं पर ये चौड़ाई ज़्यादा है और कहीं पर ये चौड़ाई कम है, लेकिन हम औसत चौड़ाई ले लेते हैं। तो इसकी जो औसत चौड़ाई है, तो इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 150 से 300 किलोमीटर है, जबकि हिमालय के साथ ऐसा नहीं था। हिमालय में मैंने बताया था कि उसकी चौड़ाई पश्चिम में ज़्यादा थी 450 किलोमीटर, और जबकि उत्तर में 150 किलोमीटर थी, मतलब 160 किलोमीटर थी। लेकिन यहाँ पे इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। और जब हम इसकी गहराई की बात करते हैं तो 1000 से 2000 मीटर है, जबकि आप हिमालय की बात करो तो हिमालय में हमने गहराई नहीं देखी थी, हमने ऊंचाई देखी थी। और हिमालय में सर्वाधिक ऊंची चोटी आपको पता ही है एवरेस्ट है, और उसकी जो ऊंचाई है वो 8848 है। कुछ मतलब किताबें 8850 भी लिखती हैं। तो मैं इन चीज़ों के लिए जो है ना कभी बहस नहीं करता। हम ज़्यादातर अगर दोनों में, वैसे तो दोनों ऑप्शन में मिलते नहीं हैं, अगर एक ऑप्शन में होगा तो सर्वाधिक उपयुक्त ऊंचाई 8850 को माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो औसतन चौड़ाई है 150 से 300 किलोमीटर, जबकि इसकी लंबाई पश्चिम से पूर्व तक 3200 किलोमीटर है। पश्चिम में राजस्थान से लेकर और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। तो मैंने लिखा हुआ है राजस्थान से असम अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ था, मतलब फैला हुआ है। और पर्वत पदीय क्षेत्रफल में बता चुका हूँ, जो पर्वत का पदीय क्षेत्रफल है वहाँ तक इसका विस्तार है। तो देखो हमने ये केवल हमने परिचय पढ़ा, ये हमारा हो चुका है मैदानों का परिचय। अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो है इनका वर्गीकरण। अब देखो जब हम इनके वर्गीकरण की बात करते हैं ना तो वर्गीकरण के कई आधार होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैदानों का वर्गीकरण करना है। तो मैदानों के वर्गीकरण के लिए हमें जो है ना समझना जरूरी है। जैसे ये हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत है, और प्रायद्वीपीय भारत में बहुत सारे नदी तंत्र हैं, जैसे सिंधु नदी तंत्र हो गया, जैसे गंगा नदी तंत्र हो गया, और जैसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हुआ। तो क्या होगा, कुछ जो मिट्टी है वो नदियों के एकदम पास होगी, कुछ नदियां अपने साथ अवसाद लेकर आएंगी और बहुत दूर तक फैला देंगी, कुछ नदियां पास तक फैला देंगी और कुछ इनके आसपास तक होंगी। तो इसी के आधार पर हम मिट्टी का मतलब मिट्टी किस तरीके से नदियों ने फैलाई है, इसी के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण का जो आधार है, पहली बात तो वर्गीकरण 3 आधारों पर होता है। तो ये 3 कौन कौन से आधार हैं आपको एकदम याद होना चाहिए। पहले वाले को बोलते हैं भांबर प्रदेश, और दूसरे वाले को बोलते हैं तराई क्षेत्र, और तीसरे को बोलते हैं जलोढ़ मैदान। बस आपको इसी क्रम को याद रखना है। सर्वाधिक उत्तर में आपको मिलेगा मैदानों का जो सर्वाधिक उत्तरी भाग है उसको भांबर प्रदेश कहा जाता है, और फिर उसके थोड़ा सा नीचे की ओर दक्षिण की ओर थोड़ा शिफ्ट करोगे तो आपको मिलेगा तराई क्षेत्र, और फिर जो सबसे लास्ट में जो सबसे उत्तरी भाग है तो उसको जलोढ़ मैदान कहा जाएगा। यहाँ पे आप मतलब मेरी इस क्लास में आप बहुत अच्छे से इसके मतलब इसके लिए आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भांबर प्रदेश है, भांबर प्रदेश की विशेषताएं थोड़ी थोड़ी देखेंगे, ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं होता है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये पर्याप्त है। इससे ज़्यादा ना तो आपको पढ़ना है और ना ही आपका एग्ज़ाम आपसे अपेक्षा करता है। तो भांबर प्रदेश की जो बात कर रहे हैं तो ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। देखो अगर मैं बात करूँ मैदानों की तो जो औसत चौड़ाई है वो 150 से 300 किलोमीटर है, जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो 8 से 10 किलोमीटर है। इसका मतलब ये नदियों के एकदम पास वाला एरिया है और बहुत ज़्यादा बड़े भाग में ये नहीं पाया जाता है। भांबर प्रदेश इसका नाम रखा गया है। और जो शिवालिक की श्रेणियां हैं, देखो अगर आपने थोड़ी भी मेरी क्लास में मौजूद थे और आपने थोड़ा भी मेरे से पढ़ा है या मेरी क्लास देखी है तो मैं बता चुका हूँ कि जैसे ये हमारा उत्तर का भारत है और उत्तर के भारत में ये जो है ना हमने हिमालय का वर्गीकरण किया था। तो मैंने कहा था कि ये जो है ये मतलब
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो इसी को ट्रांस हिमालय कहा जाता था। फिर ये बहुत सबसे लंबा था जो अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ था, इसी को ग्रेट हिमालय कहा था। और फिर इसके बाद लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय जो सबसे दक्षिणतम भाग था। तो शिवालिक के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो शाकुम्भरी और जैसे आप देहरादून वगैरह को आप देखोगे तो ये शिवालिक के ही एरिया में आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि शिवालिक के पर्वत पदीय, मतलब जहाँ पर ये पर्वत समाप्त हो जाते हैं वहीं से ही मैदानों का निर्माण शुरू होता है। तो शिवालिक के पर्वत पदीय अक्षेत्रफलों, मतलब अक्षेत्रफलों में जो चट्टानों के नीचे हैं, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे शिवालिक है तो शिवालिक के पर्वत पदीय क्षेत्रफल है, वहीं से इन मैदानों का निर्माण होगा भांबर का। वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी चट्टानें पर्वतों से तोड़ के नदियाँ अपने साथ लेकर आई हैं, लेकिन उन बड़ी बड़ी चट्टानों को छोटे छोटे कणों में, मिट्टी के छोटे छोटे कणों में तोड़ना संभव नहीं है। इस वजह से बड़े बड़े चट्टान के जो खंड आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आप देहरादून में एंटर करोगे तो आपको वो भांबर प्रदेश देखने को मिलेगा कि चट्टानों के बड़े बड़े पठार, आप मतलब पहाड़ से जैसे मतलब बड़ी बड़ी चट्टानें आपको देखने को मिल रही हैं। उस दौरान आप देखोगे कि नदियां यहाँ नहीं हैं, क्योंकि चट्टानों के नीचे से होकर नदियां बहती हैं इस एरिया में। तो चट्टानों के नीचे से नदियों का प्रवाह होगा, और अगर चट्टानों के नीचे से नदियों का प्रवाह होगा भांबर प्रदेश में, तो यहाँ पर कृषि कार्य की उपयुक्त दशाएं नहीं मौजूद होंगी, क्योंकि यहाँ पे मृदा का विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। और अगर मृदा का विकास अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो क्या होगा, खेती करना संभव नहीं होगा। और यहाँ पे बस एक ही चीज़ जो सबसे ज़्यादा विकसित होगी वो है पर्यटन स्थल, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ पे मतलब रहने लायक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। खेती नहीं हो रही है लेकिन घूमने के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि लगभग एक समान मौसम देखने को मिलेगा। जैसे गर्मियों में ठंडी ठंडी हवाओं का अनुभव आप इस एरिया में जाके कर सकते हैं। तो शिवालिक के पर्वत पदीय क्षेत्रफलों में चट्टानों के नीचे से नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो नदियाँ यहाँ पे दिखाई नहीं देती। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर ये प्रश्न आए कौन से प्रदेश में नदियाँ पर्वतों या चट्टानों के नीचे से बहती हैं, तो भांबर प्रदेश में चट्टानों के नीचे से नदियाँ बहती हैं। फिर इसके बाद है तराई अक्षेत्र। तो देखो जैसे ही आप जो है तराई भांबर को छोड़ दोगे तो भांबर के आगे का जो एरिया होगा, जो चट्टानें हैं में टूटने के बाद और छोटे छोटे कणों में विभक्त होकर आगे के मैदानों का निर्माण करेंगी। तो भांबर प्रदेश जो है, भांबर के दक्षिण में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, इसी को बोलते हैं तराई रीजन। और तराई रीजन की जो चौड़ाई है, अब देखो इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो चुकी है, 10 से 20 किलोमीटर है, और इसकी जो प्रवणता है वो बंद है, मतलब जो ढाल है वो ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे ढाल ज़्यादा है क्योंकि चट्टानें बार बार टूटती रहती हैं, ढाल बहुत ज़्यादा है, स्पीड से नदियाँ बहती हैं। लेकिन यहाँ पर नदियों की चौड़ाई यहाँ पर जो ढाल प्रवणता है वो मंद है, और सतह पर प्रकट जो नदियाँ वहाँ पर आप देखोगे भांबर प्रदेश में लुप्त हो चुकी थी, सतह के नीचे से बह रही थी, चट्टानों के नीचे से बह रही थी, वे नदियाँ आपको इस एरिया में प्रकट होती हुई दिखाई देंगी, सतह पर आती हुई दिखाई देंगी। फिर उत्तर के विशाल मैदानों की जब हम बात करते हैं तो ये एरिया आप अगर आप देखो तो कहाँ मिलेगा, तो जैसे अगर आप यूपी देखोगे तो यूपी का जो सबसे उत्तर वाला एरिया है, उत्तर वाला, और ऐसे ही हमारे पास जैसे उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार में भी यही तराई अक्षेत्र देखने को मिलता है। आर्द्रता यहाँ बहुत ज़्यादा है और वर्षा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आर्द्रता को कहते हैं नमी बहुत ज़्यादा है और वर्षा भी बहुत ज़्यादा है। और ये जो दशाएं हैं, मतलब अगर आर्द्रता ज़्यादा है और वर्षा ज़्यादा है तो यहाँ पे कृषि करना संभव है, बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है, यहाँ पे सर्वाधिक सुअर सर्वाधिक पाले जाते हैं इसी एरिया में। और अगर सुअर हैं तो इसके साथ एक चीज़ आ ही जाएगी और वो है मच्छर। क्यों? क्योंकि सुअरों के अंदर बहुत ज़्यादा खून होता है और उसको पीने के लिए मच्छर ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर मच्छर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मच्छरों के साथ एक चीज़ और है, जब यह इंसानों को काटते हैं तो क्या होगा, मस्तिष्क ज्वर होगा, जापानी बुखार होगा, कई टाइप के बुखार आपको देखने को मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश का एक जिला जो इस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित है उसका नाम है गोरखपुर जिला। गोरखपुर जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित है बुखार के मामले में। क्यों? क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि तराई रीजन में नमी बहुत ज़्यादा है और नमी छोटे छोटे बहुत सारे कीटों को जन्म देती हैं और कीट कहीं ना कहीं रोगों को फैलाने में बहुत सहायता करते हैं। फिर जब इसकी बात करते हैं, देखो इसी एरिया में बाढ़ की अधिकता पाई जाती है और आयोडीन की कमी से बहुत सारे लोग दुखी होंगे। आयोडीन की कमी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसी एरिया में बाढ़ की अधिकता है। जैसे आपको पता है बिहार किस नदी को
मतलब बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि वह बाढ़ लेकर आती है, अपने साथ बड़े बड़े अवसाद लेकर आती है। तो जिस वजह से यहाँ पे बीमारियाँ फैलती हैं और मस्तिष्क ज्वर फैलता है, इसीलिए इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा आर्थिक पिछड़ापन। क्योंकि देखो ये वाला जो एरिया है बहुत ज़्यादा नमी, और देखो मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे आर्थिक पिछड़ापन क्यों होगा, क्योंकि देखो कृषि की अनुकूल दशाएं होने के बावजूद भी यहाँ पर जो खेत है उसको तबाह कर देती है बाढ़। फिर इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वे हैं जलोढ़ मैदान। असलियत में मैदानों का जो निर्माण है वो ढंग से अगर किसी को हम कह सकते हैं तो ये जलोढ़ मैदान है, और इसके दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा। जलोढ़ मैदानों को भी हम दो तरीके से बांट के पढ़ते हैं, एक है खादर और एक है बांगर। देखिए जब हम बात करते हैं खादर और बांगर की, तो खादर को बोलते हैं नवीन जलोढ़ और जबकि बांगर को बोलते हैं पुरानी जलोढ़। देखिए मैं ना इसमें आपको थोड़ा सा मतलब यहाँ पे फिर समझाना चाहता हूँ। देखिए जब हम ना नदियों की मतलब जैसे आपने देखा होगा हिंदू धर्म में नदियों को देवी मानकर पूजा गया है, तो देखिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे ये हमारा प्यारा भारत है और आपको पता ही है कि ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, और इस वाले भाग में उत्तर में हिमालय है, और हिमालय के ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं मैदान। और इन मैदानों के निर्माण में किन की भूमिका है? नदियों की भूमिका है, क्योंकि उन्होंने ही पर्वतों को काटने के बाद, क्योंकि ये दम केवल नदियों के अंदर है कि वे पर्वतों को तोड़कर छोटे छोटे भांबर प्रदेश तराई क्षेत्र का निर्माण करें और फिर उसके बाद ये जलोढ़ का निर्माण करें। और इस जलोढ़ मिट्टी को इन उर्वरता वाले क्षेत्र में फैलाने का दम केवल नदियों के पास है, और इन नदियों ने इन मैदानों का निर्माण किया है। और यहीं पर हम आपको पता ही है कि बहुत अच्छे से उत्तर भारत के लोग कृषि कार्य कर पा रहे हैं, तो इन्हीं जलोढ़ मैदान की वजह से। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो सब रीजन हैं किस वजह से इतना ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं, इसमें योगदान नदियों का है। क्योंकि नदियों ने वर्षों पहले, कई मतलब लाखों वर्ष पहले या करोड़ों वर्षों पहले इन मैदानों का निर्माण किया था, और इन मैदानों के निर्माण में भूमिका नदियों की है, क्योंकि ये कटाव करती हैं, अपर्दन करती हैं, और मतलब हम जो है ना उनका जमाव कर देती हैं। तो मिट्टी के निर्माण में भूमिका नदियों की है। और जो खादर है और बांगर है, हम इसको देखने मतलब इसको पढ़ेंगे। तो चलिए इनको देखते हैं, खादर और बांगर में क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो जब हम बात करते हैं खादर की, तो नवीन जलोढ़ मैदान प्रतिवर्ष ये जो मतलब प्रतिवर्ष ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी जैसे अपने पास नदी लेकर आई है तो इस मिट्टी की परत को हटा देती हैं। प्रत्येक वर्ष नई मिट्टी उसके स्थान पर मौजूद हो जाती है। लेकिन एक कमाल की बात यह है इस मिट्टी में, खादर में, कि यह बहुत उपजाऊ मिट्टी है, नमी बहुत ज़्यादा है। और अगर उपजाऊ मिट्टी है और नमी बहुत ज़्यादा है तो यह एक फसल के उत्पादन को वृद्धि करेगी या बढ़ावा देगी। तो उसका नाम है चावल। तो चावल या धान की जो खेती है इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होगी, उर्वरता बहुत अधिक है, आर्द्रता बहुत अधिक है, और कीटों की संख्या भी बहुत अधिक है। और कीटों की संख्या की एक समस्या है कि जानवरों को जब ये कीट काट लेते हैं तो उससे जानवरों की मृत्यु भी हो जाती है। तो पशुपालन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है इस एरिया में। लेकिन उपजाऊ क्षेत्र है और उपजाऊ क्षेत्र की वजह से चावल की खेती सर्वाधिक हो जाती है। लेकिन जब हम बांगर की बात करते हैं तो बांगर पुरानी जलोढ़ के मैदान हैं, इसीलिए इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा गेहूं की पैदावार सर्वाधिक होगी। आलू यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से उगाया जाएगा, गन्ना उगाया जाएगा, फूलों की खेती होगी इसी एरिया में। नदियाँ जो हैं अपने वृद्धावस्था में यहाँ पर आ जाती हैं। वृद्धावस्था कहने का मतलब क्या है, तो देखिए इस बात को भी समझिए कि वृद्धावस्था कहने का क्या मतलब है। जैसे मैं बात करूँ किसी एक नदी की, जैसे ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ से कोई नदी, जैसे बाय द वे गंगा नदी यहाँ से निकली और निकलने के बाद ऐसे यहाँ पे बंगाल की बे ऑफ बंगाल में जाकर यहाँ पे इसने अपने जल का प्रवाह कर दिया। तो क्या होगा, यहाँ से जो निकल रही है यह बहुत तीव्र है और तीव्र गति होने की वजह से इसी को बोलते हैं युवावस्था। तो ये युवावस्था है, यहाँ पे ये कटाव भी करेगी, यहाँ पे अपक्षय अपर्दन सब करेगी। तो मिट्टी का कटाव करेगी और नई नई मिट्टी का निर्माण भी करेगी। ये इसको बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था का मतलब है कटाव कर रही है लेकिन उतनी
मतलब उतनी ज़्यादा नहीं कर रही हैं, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर आते आते इसका जो ढाल है वो मंद हो जाता है और बड़े बड़े चट्टानों को काटना इसके बस की बात नहीं होती है। चट्टानों को काटना, और क्योंकि पीछे का जो जल है वो सारा का सारा यूज हो चुका है नदियों, सहायक नदियों, नहरों की वजह से, इस वजह से इसमें इतना जल नहीं है कि ये कटाव कर सके। तो यहाँ पर बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण होगा, जैसे सुंदरवन डेल्टा। तो इसी को बोलते हैं वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था की जब हम बात करते हैं तो बांगर क्षेत्रफल में नदियां अपने वृद्धावस्था में मौजूद हैं। ढाल मंद है जो मैं बता चुका हूं, भार वहन क्षमता कम है बता चुका हूं, और नदियां अपनी वितरिकाओं में मौजूद हो जाती हैं। मतलब जैसे कोई एक नदी ऊपर से आ रही थी, जैसे बाय द वे गंगा ही नदी थी, तो ये एक शाखा इस साइड चली गई, एक शाखा इस साइड चली गई और एक शाखा इस साइड। इन अक्षेत्रों को, जो मिट्टी के बड़े बड़े भूखंड हैं, इनको हम कहते हैं डेल्टा। इन डेल्टाओं को, जैसे सुंदरवन एक बड़ा डेल्टा है वैसे मिट्टी है, लेकिन मतलब एक ही नदी तंत्रों के वितरिकाओं के बीच ये बसा हुआ है। बात समझ रहे, क्योंकि जो ढाल है वो तीव्र नहीं, मंद हो चुका है। तो नोट हमको करना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी पर माजुली द्वीप अवस्थित है। तो माजुली भी जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में जो बहती है। जब असम, देखो ब्रह्मपुत्र नदी असम में इस साइड से प्रवेश करती है, तो इसी के बीच जो है जब ये नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है तो बीच में यहाँ पे इसका नाम है माजुली। और माजुली जो द्वीप है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है, क्योंकि नदी के बीचों बीच ये है। तो डायरेक्ट ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है, बार बार ये प्रश्न आता है। और जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह सुंदरवन डेल्टा है, ये भी बात ध्यान रखना है। तो डेल्टा का निर्माण क्यों हो रहा है? क्योंकि नदियां वृद्धावस्था में बह रही हैं। देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, हमने विशेषता पढ़ ली। जैसे हमने ये मतलब पढ़ने का जो तरीका था, वर्गीकरण, भांबर प्रदेश, तराई क्षेत्र और जलोढ़ के मैदान। लेकिन इसके बाद जो हम पढ़ेंगे इन्हीं का वर्गीकरण राज्यवार पढ़ेंगे, किस राज्य में कौन कौन से मतलब मैदान है और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो जो सबसे पहला है, सबसे पश्चिम है, मतलब जो मैदान की हम बात करते हैं तो राजस्थान से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम राजस्थान के मैदानों को पढ़ेंगे और उसकी विशेषता देखेंगे। देखिए जब हम राजस्थान के मैदानों की बात करते हैं तो राजस्थान के मैदानों में जो विभाजन है वो 25 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है। समवर्षा रेखा का मतलब है एक ऐसी लाइन जहां पर वर्षा की मात्रा एक समान हो। तो यहाँ पे ये जो है ना 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। मतलब इस लाइन पे आप जाओगे तो हर लाइन पे आपको 25 सेंटीमीटर की वर्षा देखने को मिलेगी। तो इसके पश्चिम के एरिया को हम कहेंगे पश्चिमी राजस्थान, और इसके पूर्व का जो एरिया है उसको हम कहेंगे पूर्वी राजस्थान। और यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी और यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी इस वाले एरिया में। इसी के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। और तो और अरावली यहाँ पे पर्वतमाला है, इसके पश्चिम में राजस्थान बसा हुआ है। और यहाँ पे ये जो है ये बांगर प्रदेश है जो काफी उपजाऊ क्षेत्रफल है। देखिए पूरे राजस्थान में थार रेगिस्तान नहीं है, ठीक से समझना है बात को। पहली बात क्या है कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा से, मतलब समवर्षा जो है पूर्व और पश्चिम में इसको डिवाइड करती है। और पूर्व का जो भाग है वो बांगर प्रदेश है और उपजाऊ प्रदेश है, क्योंकि यहीं पर एक नदी बहती है जिसका नाम है घग्गर नदी। और इसके मध्यवर्ती भाग में एक नदी बहती है जिसका नाम है शेखावती नदी। और यह जो नदी है, एक और कमाल की बात है, इसी एरिया में एक नदी मतलब और बहती है राजस्थान में ही, लूनी नदी। और ये जो है ये वाला जो एरिया देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, लेकिन ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं कच्छ का रण। और कच्छ के रण में ही लूनी नदी गिरती है। डायरेक्ट पूछा जाता है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कहाँ गिरती है, तो कच्छ के रण में गिरती है लूनी। एक नदी और आएगी नर्मदा नदी, लेकिन वो शायद कल की क्लास में आएगी, लेकिन वो राजस्थान से नहीं बहती है। तो लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। और फिर जब हम बात करते हैं थार के मरुस्थल की, तो यहाँ पर आपको मिलेगा थार का मरुस्थल, और ये इसकी उपस्थिति राजस्थान में है। और इसी को राजस्थान में थाली कहते हैं, ये बात ध्यान रखने की है। अरावली के पश्चिम तक इसका विस्तार है, ये मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे अरावली है तो अरावली के पश्चिम तक थार के मरुस्थल का मतलब निर्माण है, ये बात ध्यान रखना है। अच्छा एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी कि कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है
कि बांगर प्रदेश जो है वो पुरानी उर्वर मतलब प्रदेश है, काफ़ी उर्वर प्रदेश है। मैं बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि नदियाँ हैं यहाँ पे। इसी को बांगर प्रदेश को रोही खंड कहा जाता है राजस्थान में, जबकि जलोढ़ जो मैदान है उसको थांड कहा जाता है राजस्थान में। ये बात ध्यान रखने की है। और राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो थार का मरुस्थल मौजूद है, इसी को थाली भी कहा जाता है, और अरावली के पश्चिम तक इसका विस्तार है। एक कमाल की बात यह है कि यहाँ पर एक झील पाई जाती है जिसका नाम है सांभर झील, और सांभर झील सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की झील है। ये बात ध्यान रखने की है। खारे पानी, अब देखो खारा पानी जो है समंदर का हिस्सा था, राजस्थान में खारे पानी की झील मिलना कहीं ना कहीं ज्योग्राफरों के लिए ये प्रश्न है कि ये कहीं ना कहीं समुद्री अक्षेत्र का हिस्सा था। और ये बात हम ना मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी में करते हैं, वहीं पर करेंगे, लेकिन अभी आप समझ लो कि सांभर झील जो है राजस्थान की है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और यह जो अगर आप देखोगे तो जयपुर से पश्चिम की ओर चलोगे 65 किलोमीटर। अब जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है और उससे 65 किलोमीटर पश्चिम में ये अवस्थित है सांभर झील। अच्छा, कुछ छोटी छोटी झील भी मैं मेरे नोट्स में है तो मैंने लिख दी, जैसे टेंगना झील है, डिंडवाना झील है, जैसे लून करसार झील है, और कुचामन झील है। ये भी राजस्थान में ही देखने को आपको मिलती हैं। फिर इसके बाद देखो, ये था हमारा राज्यवार वर्गीकरण केवल राजस्थान का। अब इसके थोड़ा सा पूर्व में चलेंगे तो आपको मिलेगा पंजाब। पंजाब में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पंच आब मतलब 5 नदियों के द्वारा सिंचित एरिया है पंजाब, और मतलब बहुत विकसित एरिया है, तो ज़्यादा उसमें बताने का होता भी नहीं है। लेकिन विस्तार की जब हम बात करते हैं तो पंजाब के मैदान का, पंजाब में तो है ही है, हरियाणा में भी है, और दिल्ली तक ये विस्तारित है पंजाब का मैदान, और रावी और यमुना नदी के बीच स्थित है। देखिए रावी और यमुना नदी, देखो क्योंकि नदियों की क्लास अब तक नहीं हुई है तो आप चिंता ना करिए, नदियों की क्लास आगे चल के आएंगी, वहाँ पर मैं इसको अच्छे से क्लियर करूँगा। फिर जो है ना, हम इसके बाद जो आगे पढ़ेंगे वो दोआब के एरिया से पढ़ेंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं ये जो है ना सिंधु की कहीं ना कहीं सहायिकाएँ हैं। तो सिंधु की सहायिका झेलम नदी है, चिनाब नदी भी सिंधु की सहायिका है, रावी नदी भी सिंधु की सहायिका है, और ब्यास तो है ही, और सतलुज भी है। लेकिन जब हम ना झेलम और चिनाब की बात करते हैं, जो इसके बीच का एरिया है, देखो 2 नदियों के बीच का जो एरिया होता है, जैसे कोई भी 2 नदियां हैं, जैसे ये बाय द वे हमारे पास एक नदी है, ये दूसरी नदी है, इसके बीच का जो ये रीजन है हम इसी को बोलते हैं दोआब, 2 नदियों के बीच का अक्षेत्रफल। तो झेलम और चिनाब के जो बीच का एरिया है हम इसी को बोलते हैं छाछ दोआब। अब ये ना याद रखने की चीज़ है, ये फैक्ट है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि छाछ दोआब किन 2 नदियों के बीच का एरिया है, तो झेलम और चिनाब के बीच का एरिया है। फिर चिनाब और रावी के बीच का जो एरिया है हम उसी को बोलते हैं रचना दोआब। तो डायरेक्ट ये प्रश्न आता है, रचना दोआब किन 2 नदियों के बीच है, तो चिनाब और रावी के बीच है। रावी और व्यास के बीच जो मतलब दोआब है वह है बारी दोआब, और व्यास और सतलुज के बीच है बिष्ट दोआब। अब ये दोआब तो अच्छे से हम कल पढ़ेंगे ही, लेकिन आज हम केवल इतना पढ़ लेंगे कि जो छाछ दोआब है और रचना दोआब है इसका विस्तार है पाकिस्तान में, मतलब ये वाला एरिया पाकिस्तान से लगता है ज़्यादातर, पूरा ज़्यादातर। लेकिन बारी दोआब और बिष्ट दोआब भारत के पंजाब और हरियाणा में यह अक्षेत्रफल फैला हुआ है, ध्यान रखना है। रावी, व्यास और सतलुज इनका अधिकतर पानी हम इस्तेमाल करते हैं। चेनाब और झेलम तो सीधा सीधा पाकिस्तान ही इसका लाभ उठाता है, ये बात ध्यान रखने की है। तो छाछ और रचना दोआब पाकिस्तान में है, जबकि बारी दोआब और बिष्ट दोआब भारत के पंजाब और हरियाणा में है। तो जब हम बात करते हैं हरियाणा की, तो यमुना के अपवाह क्षेत्र को सिंधु के अपवाह क्षेत्र से अलग करता है। देखिए जब हम ना सिंधु की बात करते हैं ना, तो सिंधु यहाँ ग्वादर पोर्ट से होकर पंजाब से होकर मतलब यहाँ इसमें जो है अरब सागर में गिर जाती हैं। तो इसी की बहुत सारी सहायिकाएं नदी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। तो इसकी जो अंतिम सहायिका है सतलुज, हम जो है ना बात कर रहे हैं यमुना, जो हरियाणा है ना बीच में, हरियाणा बीचों बीच इसमें विभाजन का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इसी हरियाणा बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे, और यमुना और सिंधु जल तंत्र को अलग करने का कार्य हरियाणा करता है। ये बात समझने की है, रटने की नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो पे यहाँ तक हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए।
धन्यवाद, बाय बाय।